अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम EVS देखेंगे। पिछली बार हिंदी का थोड़ा हमारा बाकी रह गया था, तो इंशाल्लाह ताला वो पार्ट 2 में मैं जो हूँ यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगी। असल में क्या है, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है तो जाना पड़ता है। तो बस वैसी सिचुएशन आ गई थी और मुझे आप लोग को एक सेकंड बोलने का मौका भी नहीं मिला था। खैर, यहाँ हम देखेंगे EVS। सीटेट में जो EVS है, इसमें जो है 6 ब्रॉड थिंग्स होती है। ठीक है, EVS में ब्रॉड थिंग्स होती है। फर्स्ट है फूड, फूड है वाटर, हेलो, वाटर, शेल्टर और फूड, वाटर, शेल्टर, 4 और है ट्रैवल, ट्रैवल, 15-20 दिन के लिए गए थे। थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, और एक है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो है ना 6 थीम्स है, इन्हें हम कहेंगे थीम्स। 6 ब्रॉड थीम्स है ये EVS में, जो कि अकॉर्डिंग NCERT के ही है। और ये एक हिसाब से इसे चैप्टर का ही दर्जा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही जो है क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनसे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आए हैं डिटेल में। तो ये 6 ब्रॉड थिंग्स है। इसके अलावा ये जो फैमिली फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स एंड फूड्स, इनके सब थिंग्स है, बाकी इनके सब थिंग्स नहीं है। सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स के हैं और फूड्स के सब थिंग्स है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में अगर हम देखेंगे आप लोग अगर नोट डाउन कर लोगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप लोग वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें सब थिंग्स क्या क्या है वो भी एक बार हम देख लेंगे। एक सेकेंड। रिलेशन, ठीक है, रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स जो भी हमारे दोस्त रिश्तेदार वगैरह है। उसके बाद है वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले है ना, काम करना, खेलना, जो भी एक्टिविटीज है हमारी रोजमर्रा की वो इसी में आएगी। उसके बाद है एनिमल्स, एनिमल्स है, एनिमल्स जानवर जो हम पालते हैं या जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और उसके बाद है प्लांट्स, पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो है सब थिंग्स है। उसके बाद है फूड, फूड की फूड्स में है, फर्स्ट वन है टेस्टिंग, टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना, जायका वगैरह। उसके बाद है डाइजेस्टिंग, डाइजेस्टिंग
थर्ड है डाइजेस्टिंग, मीन्स जो भी आप खाते हो पीते हो तो हमारे बॉडी में उसका प्रोसीजर कैसे चलता है, क्या क्या होता है, खाने से पीने से, अच्छा खाने से अच्छा होगा, बुरा खाने से बुरा होगा, हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वगैरह, डाइजेस्टिंग में ही आते हैं। उसके बाद है कुकिंग। कुकिंग से रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि अलग अलग प्लेस पर आप जाते हो तो अलग अलग वेराइटी के फूड्स आप खाते हो, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ये सब थी में कुकिंग। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग टेक्निक। प्रिजर्विंग टेक्निक, प्रिजर्विंग टेक्निक, ठीक है, कि मतलब आप खाने को किस तरह से सेव कर सकते हो। सबसे इजी एग्जांपल तो हमारी फ्रिज की है कि हम फ्रिज में खाना रखते हैं, ज्यादा दिन तक रखते तो भी वो अच्छे से रहता है, खराब नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स है ना, जैसे कि धूप वगैरह में हम बहुत सी चीजें सुखाकर काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं। सूखी मछली हो गई, या फिर हमारा जो अचार है वो है, अचार में ज्यादा ऑयल डालने से भी वो जल्दी खराब नहीं होता है। इस तरह से मीठी चीजें हैं, ठीक है, मुरब्बा जिसे हम कहते हैं मीठा अचार, उसमें ज्यादा शक्कर होने से वो खराब नहीं होता। तो इस तरह से प्रिजर्व कर रहे हैं हम, सेव कर रहे हैं खाने पीने की चीजों को, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है फार्मर एंड हंगर। फार्मर एंड हंगर, है ना। फार्मर किसान, हमारे किसान किस किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं, कौन कौन से काइंड्स है, टाइप्स है, जिसे हम उर्दू में किस्में कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो फैमिली एंड फ्रेंड है ये ब्रॉड थीम्स है और उसके ये सब थीम्स है, और फूड्स जो मेन है ब्रॉड थीम्स, उसके ये पांचों भी सब थीम्स है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हम, क्योंकि ये जो है हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है तो हम इन्हें भूल तो नहीं सकते इजीली, लेकिन कुछ कुछ बातें याद रहती है, कुछ कुछ हमारे जहन से निकल जाती है। खैर चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्टडीज में एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एनसीईआरटी है हमारा, इसके अकॉर्डिंग जो ईवीएस सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ईवीएस सब्जेक्ट है पता होगा आप लोगों के फर्स्ट टू सेकेंड स्टैंडर्ड में नहीं होता है, बाकी थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में ईवीएस एज अ सब्जेक्ट होता है। अब फर्स्ट सेकंड में जो है क्यों नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का बच्चा जो है छोटा होता है, ठीक है, तो उसको जो है ईवीएस हम जो है कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, जोड़कर पढ़ाते हैं। किससे कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड में लैंग्वेज होता है और मैथ्स होता है ना, ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड में। तो ये दो सब्जेक्ट को इंटर रिलेटेड करके जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। अलग से बच्चों को, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को नहीं बताया जाता है कि ये साइंस है, ये ज्योग्राफिया है, ये हिस्ट्री है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सब इन्वायरमेंट में जो भी चीजें मौजूद है, जो भी वो देख रहा है अपने इतराफ में, उनको वो रिलेटेड करता है, आपस में जोड़कर जो है वो पढ़ता है, ठीक है। और लैंग्वेज और मैथ्स से रिलेटेड करके जो है टीचर्स जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज में, जैसे कि उर्दू की किताब में अगर नज़म में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम्द,
हमद पढ़ा रहे, अल्लाह की तारीफ पढ़ा रहे, तो उसमें हम बताते हैं कि हमद में जो अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाए हैं दुनिया में, किस तरह से जानवरों को बनाया, चरिंद परिंद बनाए हैं अल्लाह ताला ने, और पेड़ पौधे बनाए, जमीन बनाई, आसमां बनाया। तो मतलब इसमें ईवीएस का शुमार हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं उर्दू भी पढ़ रहा है और ईवीएस भी उसमें जो है हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज से, है ना। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स में कैसे हम ईवीएस को जोड़ रहे हैं, तो मैथ्स में जब हम शुरुआत करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, तो आप लोग देखोगे किताब में स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि इतराफ के माहौल में बच्चों को देखना है, गिनना है, काउंट करना है, पेड़ है तो कितने पेड़ है, पौधे कितने हैं, है ना। तो इस तरह से उसमें ईवीएस का शुमार हो गया। इसके अलावा अगर हम पैमाइश चैप्टर देखते हैं मैथ्स में, तो पैमाइश में भी हम बच्चों को बताते हैं कि पेड़ की लंबाई कितनी होती है, रास्ते की लंबाई चौड़ाई वगैरह। तो उसमें भी जो है दोनों सब्जेक्ट को जो है ईवीएस से जोड़कर हम जो है पढ़ा रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट सेकंड में ईवीएस पढ़ाया जाता है, और थर्ड फिफ्थ में एज ईवीएस बाकायदा से सब्जेक्ट होता है जो हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और थर्ड फिफ्थ में भी जैसा ईवीएस अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा मिक्सअप रहता है, उसमें ना साइंस शामिल रहता है, सोशल साइंस रहता है ना, अलग से ईवीएस सब्जेक्ट रहता है, और उसमें साइंस सोशल साइंस रहता है। अगर साइंस का कोई लेसन हम बच्चे को पढ़ा रहे ईवीएस में अगर हम कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड हो, तो हम बच्चों को एकदम वो नहीं बोल देंगे कि मतलब देखो बेटा ये साइंस है, ये साइंस से रिलेटेड है ना। या फिर सोशल साइंस से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट है, तस्वूर है जो हम पढ़ा रहे, तो हम बच्चे को बेसिकली बोलते नहीं है कि ये सोशल साइंस है, क्योंकि उसका वो लेवल होता ही नहीं है समझने का, साइंस सोशल साइंस का। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से हम उसे पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो एनसीईआरटी है और एनसीएफ, ठीक है, और एनईपी तो खैर अभी से आया 2020, और ये एनईपी का जो क्वेश्चन है ये अभी पेपर में आ रहा है। ऑब्वियसली 2020 है तो अभी से ही आएगा एनईपी। तो ये जो तीनों भी जो है ना बेसिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड है। चिल्ड्रन, इसमें जो है तुफैल मरकूज तस्वूर दिया गया है। तुफैल मरकूज मतलब बच्चे को सेंटर में रखा जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले जब हम पढ़ाते थे तो मौलिम मरकूज तदरीस की जाती थी कि मतलब मौलिम पढ़ाएगा और बच्चा बस सुनेगा, इस तरह से। लेकिन अभी इनके अकॉर्डिंग वो तरीका गलत कर दिया गया है, वो तरीका अभी यूज नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। अभी तुफैल मरकूज तरीका ही अपनाना चाहिए, क्योंकि इनमें यही दिया है कि बच्चे को सेंटर में रखकर आप जो है टीचिंग करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की जहानत को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बच्चे को सेंटर में रखते हुए। तो इसकी समरी इस तरह से ही है, बच्चे को सजा नहीं देनी है, उसे हम एज अ फैसिलिटेटर के तौर पर, हेल्पर के तौर पर हम उन्हें गाइड कर रहे हैं,
उन्हें डांटना डपटना भी नहीं है। अगर वो अपनी मादरी जबान का भी यूज कर रहा है, सपोज आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे और वो उस दौरान अपनी मादरी जबान का यूज करता है, हिंदी का, मराठी का, तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, बल्कि उसे यूज करने देना है ना। ये एज अ रूल्स इनके अकॉर्डिंग कहा गया है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो है सीडीपी में क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी, एनसीएफ, एनईपी से रिलेटेड आपके सीडीपी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि मतलब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किन लोगों का जंगल में रहने का ज्यादा हक है, या जंगल की जो मलकियत है, पेड़ पौधे है, जमीन है, या जंगल में जो कुछ भी उग रहा है उन पर उनका पूरा हक है ना, हक है। तो किन लोगों का, ऐसे कौन से लोग हैं, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो इसका जवाब है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, फॉरेस्ट एक्ट 2007, फॉरेस्ट एक्ट 2007 के मुताबिक जो लोग, जैसे कि आदिवासी लोग ही रहते होंगे, है ना, तो जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं, 25 साल, ठीक है, उन लोगों का पूरा अधिकार है जंगल में रहने का और वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद है उनका यूज करने का। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे फर्स्ट भारतीय कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। तो बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल ये फर्स्ट इंडियन लेडी है जो 1984 में 1984 में जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये फर्स्ट इंडियन लेडी है, फर्स्ट इंडियन लेडी, ठीक है। और इसके अलावा अगर वर्ल्ड में जो फर्स्ट वन है वो है जापान की जेनको ताबे, मतलब उर्दू में अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है और इंग्लिश में अलग, तो जैको भी हो सकता है, जैनको भी हो सकता है, तो आप लोग जरा समझ लेना। जापान की, एक सेकेंड, तो जापान की जेनको ताबे, ये जापान की थी, मतलब जापान से थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बचेंद्री पाल जो है, बचेंद्री पाल उत्तराखंड से थी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना हाउस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, हाउस, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि मतलब घर की खुसूसियत, कि वो घर किस तरह से बनाया गया है, उसका बेस क्या है, छत कैसी है, दीवार कैसी है, और फिर क्वेश्चन इस तरह से करेगा और आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब अलग अलग जगह का नाम दे देगा। अब वो हमको सिलेक्शन करना है कि ऐसे टाइप का घर
कौन सी जगह पर हो सकता है या कहाँ बनाया जाता है। तो एक मतलब एक जगह है जो कि रूरल एरिया कहेंगे हम, रूरल एरिया में, ठीक है, जहां पर घर जो होते हैं वो बम्बू पिलर पर होते हैं। इस तरह से बम्बू पिलर होते हैं। इन बम्बू पिलर के ऊपर जो है घर होते हैं। खिड़की भी बना देती हूँ मैं, ठीक है। बम्बू पिलर के ऊपर इस तरह से घर होते हैं। तो ऊंचाई इनकी जो होती है ना 3.5 होती है। 3.5 ऊंचाई पर बम्बू पिलर पर जो है घर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यही आपको खुसूसियत देगा कि इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनाए जाते हैं? तो इस तरह के घर जो है आसाम में बनाए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो पानी जो है बहुत फोर्स के साथ बहता होगा, जमा हो जाता होगा ज्यादा ऊपर तक, इसलिए वो लोग ऊपर साइड बनाते हैं। तो ये इस तरह के घर जो है आसाम में होते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली दवाई ली हूँ मैं, आप लोग को परेशानी हो रही रहेगी, लेकिन वो ठीक हो ही नहीं रही है। वो दवा खाने के बाद भी नहीं हो रही है। अब इसके लिए मैं अपना लेक्चर तो नहीं रोक सकती हूँ ना, अपना काम करते रहना चाहिए हमें, है ना। बस वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। मतलब राजस्थान में कैसे राजस्थान के घर जो रहते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है, मिट्टी के होते हैं। और उसकी छतें जो रहती है वो घास फूस की होती है। इस तरह से घास फूस की छतें होती है। और घर जो होता है मिट्टी का होता है, ठीक है। घास फूस की छतें, घास फूस, और घर जो है मिट्टी का है, ठीक है। तो इस तरह के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन यही ऐसे ही देगा कि मिट्टी से बना हुआ रहता है पूरी तरह से और छत घास फूस की होती है। तो ऐसा घर कहाँ मिलेगा आपको? तो ऐसा घर आपको जो है राजस्थान साइड मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेन पॉइंट बता रही हूँ मैं कि ज्यादातर कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसे ही सब पूछे गए, लद्दाख के, आसाम के, राजस्थान के। अब लद्दाख में लद्दाख के घर में कैसा है ना कि मिट्टी का यूज नहीं, पत्थरों का यूज किया जाता है। पत्थरों का जो है यूज करके जो है घर बनाया जाता है। इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, बस समझने के लिए आप लोग थोड़ा समझ लो। इस तरह से पत्थरों का यूज करके बनाया जाता है। फ्लोर वाइज रहता है, ठीक है। नीचे भी जो रहता है बेसन बोलते हैं ना हम, नीचे बेस में वहां वो लोग जानवरों को रखते हैं वहां पर। और ऊपर जो है वो लोग खुद रहते हैं। फ्लोर वाइज रहता है और पत्थरों वगैरह से बना रहता है, ठीक है। तो ऐसे घर जो है पत्थर वाले लद्दाख में पाए जाते हैं। या फिर आप लोग को ना कैसा क्वेश्चन आता है पता है? मैचअप टाइप में आता है। मैचअप दे दिया रहता है कि जोड़ियां लगाओ। मतलब अभी मैंने जो भी आसाम, राजस्थान और लद्दाख का बताई हूँ, तीनों की खासियत दे दी रहेगी और यहाँ नाम दे दिया रहेगा और आपको जो है मैचअप करना रहेगा। ABCD जो ऑप्शन है वो आपको चॉइस करना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल, ये भी बहुत सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है पश्मीना शॉल से रिलेटेड, क्योंकि शॉल का नाम ही पश्मीना है ना, शॉल का नाम ही जो है पश्मीना है। तो ये शॉल जो है ना पश्मीना बकरियों से मतलब बकरियों के बाल से बनती है। बकरी होती है जो कि लद्दाख में ही पाई जाती है। लद्दाख में जो है ना चंगपा नामी बाशिंदे होते हैं, ठीक है। चंगपा नामी बाशिंदे होते हैं, वो जो है पश्मीना बकरियां चराते हैं। तो ये जो बकरी है पश्मीना बकरी, उनके जो बाल रहते हैं निहायत ही पतले पतले रेशमी बाल होते हैं, उनसे जो है पश्मीना शॉल जो है तैयार की जाती है। तो एक पश्मीना शॉल जो होती है ना, देखिए क्वेश्चन आता है एक पश्मीना शॉल कितने शॉल के बराबर होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पश्मीना शॉल जो है ना 6 शॉलों के बराबर होती है, ठीक है। और इसको बनने के लिए 250 घंटे लगते हैं, 250 आवर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया होगा आपके ये शॉल वाला कंसेप्ट, ठीक है। और हाँ, ये जो चंगपा बाशिंदे है ना, वो लोग जो है एक तरह का टैम्प, मतलब ये कैसे रहते, एक जगह रहने वाले बाशिंदे नहीं है ये, खाना बदोश की तरह इनकी जिंदगी होती है, खाना बदोशों की तरह इनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये जो है टैंक बांध के रहते हैं, जिसे कहते हैं रैबो। ये लोग जो घर बनाते हैं ना झोपड़ी टाइप, इस तरह से झोपड़ी टाइप इनके घर होते हैं, तो उनके घर को कहते हैं रैबो। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, बहुत इम्पोर्टेंस है ये सारे के सारे पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट से रिलेटेड, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट से रिलेटेड एक छोटा सा एलिफेंट मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा एलिफेंट ड्रॉ हो गया है, ठीक है। चलिए, ये एलिफेंट है। तो एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट जो है एक दिन में कितना किलो खाता है, घास फूस पत्तियां, है ना। तो कितना खाता है वो, 100 किलोग्राम। ये सबसे पहला पॉइंट एलिफेंट का, 100 किलोग्राम जो है वो दिन भर में खाता है। और इसके अलावा सोता कितने घंटे है, तो ये जो है बहुत ही शरीफ जानवर है। ये जो है सिर्फ 3 से 4 घंटे ये लोग जो है सोते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है कीचड़ होते हैं ना, कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। इसके अलावा 14 से 15 साल की उम्र में जो मेल एलिफेंट होते हैं वो अपने झुंड से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी इनका अपना झुंड होता है, जिनकी सरबराह होती है एक बुजुर्ग हाथी, बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट, ठीक है। बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट।
बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट होती है जो अपने झुंड की जो है सरबराही करती है। तो ये सारे पॉइंट्स एलिफेंट से रिलेटेड है, इतने पॉइंट्स आते हैं। आप लोगों को कैसा ना ऑप्शन दे दिया रहता है और कंफ्यूजन करने के लिए घंटों में या ये केजी में, घंटों में, उनकी उम्र में थोड़ा फर्क कर देता है। तो इसलिए हमको जो है ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बराबर से कितना दिया गया है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये एलिफेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो गए। आगे और भी बहुत से पॉइंट्स है, लेकिन अभी वक्त ज्यादा हो चला है, तो इंशाल्लाह ताला ईवीएस का भी मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्दी बनाऊंगी और जो भी ये मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।